नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में पंखे में दौड़ रही करंट की चपेट में आने से पति पत्नी की हुई दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। करंट के चपेट में आने से मजदूर की मौत के बाद बवाल, लोगों ने किया सड़क जाम। और ट्रेन में गुमसुम बैठे थे 7 बच्चे, पुलिस को हुआ शक, पूछताछ की तो सामने आया बचपन बिगाड़ने वाला घिनौना खेल। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में पंखे में प्रवाहित करंट की चपेट में आने से एक पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों के बीच चीख पुकार मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच के बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। घटना मुसहरी थाना क्षेत्र के बिशनपुर जगदीश पंचायत के रमई नगर चौक स्थित वार्ड संख्या 7 के दुर्गा स्थान के समीप की है, जहां के रहने वाले महेश शाह और उनकी पत्नी सोमवार की देर रात अपने घर में सो रहे थे। वहीं उनके बिस्तर के बगल में स्टैंड फैन चल रहा था, जिसमें किसी कारण विद्युत प्रवाह होने लगा और सोए अवस्था में महेश शाह करंट की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं उनके द्वारा चिल्लाए जाने के बाद घर में सो रही उनकी पत्नी सरिता देवी अचानक जागी और अपने पति को करंट से छुड़ाने का प्रयास करने लगी, जिस कारण वह भी करंट के चपेट में आ गई और पति पत्नी दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया, साथ ही परिजनों के बीच चीख पुकार मच गया। ये बहुत दुखद घटना है और ये बिजली के वजह से, करंट लगने की वजह से इनकी मौत हुई है और ये बहुत ही दुखद घटना है। इसमें प्रशासन को आगे बढ़ चढ़ के करना चाहिए और मदद करनी चाहिए। इसमें सभी नेतागण को सहयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। और जैसा कि ग्रामीण लोगों के द्वारा सब देख रेख किया गया है और अभी तक कोई नेता और कोई प्रतिनिधि का अता पता नहीं है। सो काइंडली रिक्वेस्ट है कि जो भी नेतागण है और जो भी प्रतिनिधिगण है आए और सब दुखित परिवारजन का सहयोग करें। धन्यवाद। महेश शाह, उसका मृत्यु हो गया है करंट से, पंखा से लगकर रात 12 बजे। उसका पत्नी भी, उसका नाम ना जानते हैं, बिशनपुर जगदीश पंचायत। मुजफ्फरपुर जिले के रमई नगर गांव में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। महेश शाह और उनकी पत्नी को रात में पंखा के करंट लग जाने से मृत्यु हो गई है। उनका एक छोटा बच्चा है, बाल उसका जीवन बच गया। मुसहरी थाना आए थे और उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाया है। हम लोगों ने निजी एक 3 व्हीलर से भेजा है। प्रशासन से हम मांग करेंगे कि एक गरीब परिवार का निधन हुआ है, पति पत्नी दोनों का, और इसको उचित मुआवजा देकर उसके बचे हुए बच्चे का जीवन और भरण पोषण के लिए उचित व्यवस्था किया जाए। जी, देवव्रत कुमार साहनी, आथरघाट। जी बताएं। बिजली से जो घटना हुई है ना, उसमें पति पत्नी दोनों का डेथ हुआ है और उसका छोटा बच्चा है। उसके भरण पोषण के लिए सरकार से कुछ मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उस बच्चे का भविष्य सुधर सके। बस यही। घर में कमाने वाला कोई नहीं है उसके घर कोई में? नहीं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया आथर गांव से कि रात में एक पति और पत्नी सोने के क्रम में जो
पंखा लगा रहता है तार से सट कर, मतलब मर गई है, तो करंट लगने से मौत हुआ है। और जिसको हम लोग पुलिस पदाधिकारी के समक्ष वो पोस्टमार्टम हेतु SKMCH मुजफ्फरपुर भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर में करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि जिस सरकारी क्वार्टर में मजदूर की मौत हुई, वहां के लोगों ने आनन फानन में शव को मृतक के दरवाजे पर लाकर रख दिया और फरार हो गए। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के PWD क्वार्टर की है। मृतक की पहचान मारीपुर चौक निवासी 40 वर्षीय नरेश राम उर्फ डब्लू के रूप में हुई है। डब्लू की मौत की खबर लगते ही परिवार के साथ साथ स्थानीय लोग उग्र हो गए और शव को मारीपुर चौक पर रखकर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान घंटों यातायात बाधित रही। सूचना पर थानेदार रवि गुप्ता दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। उसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। बताया जा रहा है कि डब्लू मारीपुर स्थित PWD क्वार्टर में पेंट का काम करने के लिए गया था। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में चीख पुकार मच गया है। 8 बजे गए हैं नगुमिया बने काम करने, हमारे के तो करंट लग गया है। 10 बजे में घर पहुंचा दिया है बच्चा सबके हाथे, बच्चा सबके हाथे बैठा दिया है घर में कोई मर्द मानुस नहीं था। हम अकेले टेम्पू पकड़ के लेके गए हैं सदर में, हमको मालूम नहीं था घर में सर करंट लगा के भेज दिया था अकेले। हम जाने नहीं, हम लेके गए सदर में मेडिकल में, वहाँ नहीं लिया भर्ती लेके चला है। हम पेंट के काम करते थे ना, घुमिया करे मजदूरी करते थे। जब करंट लगा है तो इलाज काहे नहीं कराया है, इलाज नहीं कराया, घरे भेज दिया है बच्चे से हाथे। क्या नाम है मृतक का जो मरे हैं? महेश राम के मेडिसिन के पास जी। देखिए काम करने सुबह गए हैं 9 बजे, ठीक है, तो इनका वहाँ चढ़े हैं छज्जी पर पेंट करने के लिए, वहाँ से गिर गए हैं। मालिक क्या किया है, जब पूरा डेट कर गए हैं तो टेम्पू करके घर पहुँचा गए हैं, मगर हॉस्पिटल लेके हम लोग को खबर करके कितनी अच्छा था। PWD क्वार्टर में यहाँ कैसे का काम करते हैं? पेंट का काम करते हैं। कैसे हुआ? करंट लग रहा है? हाँ वैसे ही हुआ है, ऊपर चढ़े हैं करंट लगा, गिरा है, गिरे हैं, मरे इनका डब्लू नाम है, घर इनका यही है, गली में छोड़ के चल गए हैं, पहुंचा दिए हैं, चल गए। मारीपुर चौक के बगल के रहने वाले हैं नरेश राम, इनकी मृत्यु हो गई है। इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रीजन अभी पता नहीं चला है, पता चलने पर बताया जाएगा। ठीक है, क्लियर नहीं है कैसे मरे हुए। रोड जाम क्लियर करा दिया? हाँ, रोड जाम क्लियर हो गया, कहीं कोई विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है। इन लोग के साथ जो भी उचित न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी, जो भी अगर कोई दोषी होगा तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। साथ में काम करने वाले बता रहे PWD क्वार्टर में पेंट के दौरान इसका जांच किया जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, जो होगा उस। बिहार में गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी कमाई और सुविधाओं का लालच देकर देश के दूसरे राज्यों में मजदूरी कराने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती है। बच्चों को काम के बदले बहुत कम पैसे तो दिया जाता ही है, साथ ही उनसे काम भी ज्यादा लिया जाता है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर रेलवे पुलिस ने भी मानव तस्करी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 7 बच्चों को उसके कब्जे से मुक्त कराया। ये सभी बच्चे और तस्कर उदयपुर सिटी साप्ताहिक एक्सप्रेस में सवार थे। रेल पुलिस सभी बच्चों के एड्रेस को वेरीफाई करने के बाद चाइल्ड लाइन के हवाले कर परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। साथ ही इस बात की जांच में भी जुट गई है कि यह गिरोह अब तक कितने बच्चों को बाल श्रम में धकेल चुका है। रेल SP डॉक्टर गौरव मंगला ने बताया कि RPF और GRP के अधिकारी के साथ बचपन बचाओ आंदोलन के APO की सूचना पर मानव तस्करी की रोकथाम के क्रम में उदयपुर सिटी साप्ताहिक एक्सप्रेस के जनरल कोच में कुछ डरे सहमे बच्चों को बैठाया गया था। जब इन बच्चों से पूछताछ किया गया तो कुछ बच्चों ने बताया कि उन्हें गुड़गांव में टाइल्स लगाने का काम करने के लिए ले जाया जा रहा है। बाद में बच्चों को ले जाने वाले युवक को गाड़ी से उतारकर पूछताछ किया गया तो बच्चों को ले जाने वाले युवक ने अपना नाम समस्तीपुर के कल्याणपुर के रहने वाले अक्षय सदा बताया।
सख्ती से पूछताछ करने पर अक्षय ने बताया कि मेरे साथ कुल 7 बच्चे हैं जो सभी खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। आरोपी ने बताया कि वह सभी बच्चों को गुड़गांव काम करने के लिए ले जा रहा था। आरपीएफ के द्वारा सूचित किया गया, आरपीएफ के द्वारा कि एक व्यक्ति के द्वारा 7 नाबालिग बच्चों को कहीं मजदूरी कराने के लिए लेके जाया जा रहा है। आरपीएफ के द्वारा इस व्यक्ति को और उन बच्चों को सुपुर्द किया गया, जिसके आलोक में मुजफ्फरपुर थाना में कांड दर्ज किया गया। किसी की अरेस्टिंग भी हुई है? जी, जो व्यक्ति साथ में बच्चों को लेके जा रहा था, इनका नाम अक्षय सदा है, ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। कितने बच्चे? 7 बच्चे। क्या मोटिव था इनका और कहाँ से? जी, इनको खगड़िया से लाया जा रहा था और मोटिव लेबर बताया जा रहा है। कहाँ ले गया? जी, गुड़गांव। 3 वर्ष पूर्व भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत पासवान उर्फ जॉन की हुई हत्या मामले में 3 साल केस चलने के बाद मंगलवार को SC/ST विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी शहबाज अंसारी और विकी राम को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही SC/ST मामले में 1 साल की सजा अलग से सुनाते हुए विकी राम को 20,000 और शहबाज अंसारी को 50,000 का अर्थदंड सुनाया गया। अधिवक्ता संतोष कुमार ने बताया कि भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार उर्फ जॉन की 2021 में उनके ग्रामीणों के द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। SPG ट्रायल में रंजीत कुमार उर्फ जॉन की हत्या में शामिल शहबाज अंसारी और विकी राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं मृतक रंजीत कुमार उर्फ जॉन की मां रेखा देवी ने बताया कि उनका बेटा भीम आर्मी का नेता होने के साथ ही पकड़ी चौक पर जिम सेंटर भी चलाता था। रात को शहबाज और रंजीत के छोटे भाई के बीच मोबाइल में वीडियो देखने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसे देखते हुए रंजीत भी वहां पहुंच गया। जब रंजीत ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो शहबाज अंसारी ने उसके पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। आज न्यायालय ने दोनों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने फांसी की मांग की थी, पर न्यायालय ने जो भी सजा दिया है उन्हें लगता है कि उनके साथ न्याय हुआ है। आज उनके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। हमको तो सजा मिला। 3 साल से तरफ के मर रहे बेटा के सूरत देखने के लिए आई, हमको मिल गया न्याय। खुशी है? बेटा के मरने से माँ खुश होता है। नहीं, जो सजा मिला है उससे खुशी है? हाँ, उससे खुश है, अन्याय से खुश है। आरोपी को सजा मिल गया? हाँ, आरोपी के हत्यारा के सजा मिला, उसे थोड़ा सा तंदुरुस्त दे के है। लेकिन माँ कभी खुश रहेगा जीते जी तक। जो 36 फीट सीना पोसा, 1 किलो मीट खिलाए उसको, 50 अंडा खिलाए, माँ उस इनके खिलाया। कोई परिवार नहीं था, अकेला। आपके सामने ही कर दिया गया? जी, हमारे सामने ही। मेरा घर है, ये दरवाजा पर, बेटा के पीछे पीछे है। अमर के मार रहा था रोड पर। अब अमर चिल्लाया बचाओ बचाओ। इतने में मतलब दोनों जैसे बेग उतारा दौड़ने लगा। हम गेट खोल करके हम दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते गए तो इसको धक्का मार दिया। रोनो जी के भर पजा के पजिया लिया। अब पजिया करके ये मतलब कचा कच उसको सब हाथे मुँह के मारने लगा, फैटे मारने लगा, मुँह का थप्पड़ सब करने लगा। और बच्चा कितना के छोड़ाएगा? 5 गो है, 5 तरफ से लबधल। अब उसको कितना छोड़ाएगा? बिकिया ऐसे कर लिया पीछे से। आई छोरा ऐसे छुरा इसमें से निकल रहा, मार बाप रे भाग, छुरा निकाल दे लो, ऐसे कह ले, बाप छुरा निकाल लो। इतने में बेटा के कचा कच ताले रोनो जी के कचा कच मार दिया। बाबू का मम्मी हर जो मार दे लो छुरा, बस इतने। बस हम वही जगह। कै लोग था चाकू मारने में? पकड़े हुआ था 2 आदमी, 3 आदमी 4 आदमी। अब मारा छुरा शहबाज अंसारी। इसको सजा हो गया? हाँ, हो गया। 3 साल से जेल में है। वही बेर से। किस लिए हुआ था हत्या? कोई कांडे नहीं था। हमारा बेटा कभी किसी से झगड़ा लड़ाई ना, मददगार बेटा था हमारा। आई रौरा कुछ हो तो खून मतलब हमरा से चोरी से खून मतलब दे दे। अरे केला खून दे ले, कोनो के जरूर नजीज खून चढ़ल है। अरे केला खून दे ले, ओकरा रे बाप अपन खून से घिंचवा लेला, कह रही है बेटा के। चुप, कोनो मरा ही तो ओकरा खून देवे के चाहिए। झगड़ा सुलझाने गए थे, उसी में हो गया था ना? झगड़ा सुलझाने नहीं गया बाबू। हमारा बेटा चिल्ला रहा था, देखा कि अमर है, हमरे के मार रहा है। मतलब तो जरूर है, जब भाई के छोड़ाएगा, भाई के क्या छोड़ाएगा, उसे सब जंग से लपट लिया। लपट के मतलब बेटा के हमको कचा कर छुरा मारने लगा। अब बोले बाप रे छुरा मारा कर। एक रात हम ऐसे करके फेंके ना, तो हमारा वहू बेटा हो जाए खत्म, हमरो छुरा मार देता। करजा 16-21 में रोनोजीत कुमार की हत्या कर दी गई थी और वो बड़ी निर्मम हत्या थी। उनके माँ के सामने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। आज
उसकी मां को न्याय मिला है। काफ़ी गरीब तबके से ये लोग आते हैं और ऐसी परिस्थिति में ट्रायल फेस करके और न्याय पाना, ये इन लोगों के लिए बड़ी जीत है। क्या कोई सजा मिला है? इसमें 2 लोगों पे ट्रायल अभी चला, जिसमें शहबाज अंसारी को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है, प्लस SC/ST एक्ट में 1 साल की सज़ा है और 50,000 रुपये फ़ाइन है। विक्की राम चूँकि वो भी SC/ST है, इसलिए उसका केवल आजीवन कारावास और 20,000 रुपये की फ़ाइन दी गई। पूर्व मंत्री विशन पटेल एक नाबालिग से रेप मामले में बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक अधिवक्ता अजय कुमार ने बताया कि पीड़िता ने कोर्ट में कंप्लेन किया था, जिसके बाद विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी। कंप्लेन केस की सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री विशन पटेल न्यायालय में 6 जुलाई को कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुए, लिहाजा जमानतीय वारंट जारी करते हुए 31 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। पूर्व मंत्री के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर पीड़िता की अधिवक्ता रीटा स्मृति ने बताया कि नाबालिग से रेप मामले में पॉक्सो कोर्ट ने कंप्लेन केस में संज्ञान लेते हुए आरोपी पूर्व मंत्री विशन पटेल को हाजिर होने का आदेश दिया था। जब वे हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। मामला मुजफ्फरपुर जिले का है। जिले के एक थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की से नवंबर 2023 में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में कंप्लेन किया था, जिसमें पूर्व मंत्री विशन पटेल के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर पटना ले जाकर शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप है। कोर्ट कंप्लेन के आधार पर विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई के दौरान उन अनुपस्थित रहने पर वारंट जारी किया है। इसमें जो पिटिशनर हैं उनको बहला फुसला करके उनके साथ अप्राकृतिक यौनाचार भी किया गया और उसको ब्लैकमेल भी किया गया, जिसका कि वीडियो फुटेज बना करके और बार बार, एक बार नहीं, घटना का बार बार डिप्टेशन किया गया। और वो लड़की बुरी तरह, नाबालिग लड़की है और बुरी तरह फंस चुकी थी, जिससे न वो निकल सकती थी और ना ही इसका विरोध कर सकती थी, क्योंकि अभियुक्त काफी दबंग राजनीतिक लोग और ऊंची पहुंच के लोग हैं, तो उनका विरोध करना साधारण परिवार की लड़की, मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की के लिए काफी कठिन हो रहा था। तो वो लड़की किसी तरह अपना वीडियो फुटेज उपलब्ध करा के हम लोगों के पास आके मिली और वीडियो फुटेज दिखलाई, जिसके बाद उसके घर पे मारपीट तोड़फोड़ भी किया गया और उसको प्रताड़ित काफी तरीके से किया गया कि किसी तरह भी वो मुकदमा दर्ज नहीं करे। यहाँ तक कि थाना भी गई, यहाँ की थाना में भी उसका केस नहीं दर्ज किया गया। उसके बाद वो न्यायालय के शरण में आई और पॉक्सो 2 के कोर्ट में उसने कंप्लेन केस फाइल किया, जहाँ की कोर्ट जो है मामले को सत्य पाया है और सत्य पाते हुए संज्ञान लिया और संज्ञान के बाद अभियुक्त को सम्मन किया, नोटिस किया है, लेकिन अभियुक्त सम्मन पर हाजिर नहीं हुए। उसके बाद उनको वारंट किया गया है, अवेलेबल वारंट हुआ है और केस अगले तारीख के लिए फिक्स किया गया है, उनकी उपस्थिति के लिए निर्धारित है। तो क्या होगा अब अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो अगली तारीख पे उनके विरुद्ध अवेलेबल वारंट होगा, पुलिस उनको पकड़ के लाएगी। बिल्कुल। अभियुक्त कौन है? अभियुक्त जो है सो राजनीतिक पार्टी के किसी बड़ी राजनीतिक दल के नेता हैं, विशन पटेल है। मामला मामला परिवार पत्र 2023 में हुआ है दर्ज, करीब 1 साल होने आया है। 1 साल हो चुका है करीब। काफी लड़की 2 साल से उनके अंदर फंसी हुई थी, जिसको कि वीडियो फुटेज के आधार पर ब्लैकमेल हो रही थी कि उसको मुकदमा नहीं करना, अगर करेगी तो उसको समाज में वीडियो फुटेज को दिखा के कहीं मुंह दिखाने के लिए आए कि नहीं छोड़ा जाएगा और उसके परिवार को जलील समाज में किया जाएगा। तो कम उम्र की लड़की थी, इस बात से काफी प्रताड़ित थी, डरी सहमी हुई थी और बार बार थाना पर जा रही थी, तो कहीं उसको न्याय नहीं मिल रहा था और जब उसको थोड़ा सा भी रास्ता मिला है तो कोर्ट में आके केस किया। मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने मंगलवार को कार्यालय में क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में जिले के सभी थाना के थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी, अंचल निरीक्षक, डीएसपी और एएसपी उपस्थित रहे। मीटिंग में अपराध नियंत्रण के अलावे आगामी होने वाले त्योहार मुहर्रम और श्रावणी मेला कराने को लेकर विशेष चर्चा की गई। मीटिंग में एसएसपी ने सभी अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए।
एसएसपी ने निर्देश दिया कि विशेष और सघन अभियान चलाए, साथ ही अपराधियों के विरुद्ध एक साथ चौतरफा कार्रवाई करे। एसएसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारी को चेता दिया कि समय से केसों का डिस्पोजल नहीं होगा तो केस के अनुसंधानकर्ता पर कार्रवाई तय है। उन्होंने मुहर्रम को लेकर कहा कि पदाधिकारी सुनिश्चित कराए कि बिना अनुमति का कोई जुलूस नहीं निकाले, अपने क्षेत्र में जुलूस के मार्ग का सत्यापन कर ले, शांति समिति की बैठक आयोजित करे। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम का गठन करे। मंगलवार को मोतिहारी में निजी कार्यक्रम में जाने के क्रम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की ओर से राज्यसभा सांसद उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मुजफ्फरपुर जिले में पहली बार आगमन पर मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चांदनी चौक ओवरब्रिज के नीचे जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मोर्चा के जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा ने कहा कि आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव पूरे मजबूती से एनडीए के साथ लड़ना है और 2 अगस्त से राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान पूरे बिहार में चलाया जाएगा। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी, राजू कुशवाहा, रियाज अहमद, रमेश कुशवाहा सहित मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पटना से चल के जो मोतिहारी निजी कार्यक्रम में जा रहे थे, इसी दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुजफ्फरपुर जिला कमेटी की ओर से चांदनी चौक ओवरब्रिज के नीचे फूल मालाओं से स्वागत किया गया और आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव पूरे मजबूती के साथ एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे हम लोग। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से आगामी 2 अगस्त से सदस्यता अभियान की जोर शोरों से अभियान चलाई जाएगी। दिलीप कुशवाहा, जिला प्रधान महासचिव। रक्सौल रेलवे स्टेशन पर सवारी गाड़ी के शौचालय में मिली लाश के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एसपी मोतिहारी को जांच की जिम्मेदारी दी है। 8 सप्ताह में मामले में कार्रवाई करते हुए याचिकाकर्ता को की गई कार्रवाई की सूचना देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा थाना अंतर्गत चकबारा बखरी निवासी पूनम कुमारी ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता पूनम कुमारी ने बताया कि नवंबर 2023 में मेरे पिता की हत्या कर दी गई थी, लेकिन रेल थाना रक्सौल के द्वारा हमें काफ़ी परेशान किया जा रहा है और एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है। हत्या के 8 माह बाद भी रेल थाना रक्सौल के द्वारा आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इसकी जानकारी वरीय अधिवक्ताओं को भी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक रेल थाना रक्सौल के थाना अध्यक्ष द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूनम के पिता मदन कुमार प्रसाद 25 नवंबर 2023 को पूनम को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन छोड़कर उसी दिन शाम 6 बजे की ट्रेन से घर के लिए रवाना हुए, लेकिन घर नहीं पहुंचे। 26 नवंबर को रात करीब 9 बजे घर वालों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि मदन कुमार प्रसाद का शव रक्सौल रेल पुलिस के कब्जे में है। परिजनों की माने तो रक्सौल रेल पुलिस द्वारा परिजनों से सादे कागजों पर हस्ताक्षर कराया गया, साथ ही साथ पोस्टमार्टम के नाम पर पैसे की उगाही भी की गई। मदन कुमार प्रसाद के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर ब्लंट ऑब्जेक्ट से प्रहार के कारण मौत होना बताया गया है। वहीं मामले के संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि इस पूरे मामले को रक्सौल रेल पुलिस दबाने का प्रयास कर रही है, जबकि इस मामले में अविलंब प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच होनी चाहिए थी, लेकिन रक्सौल पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाना संदेह को उत्पन्न करता है। उन्होंने अविलंब प्राथमिकी दर्ज करते हुए जाँच की मांग की है। 25 नवंबर 2023 को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से सवारी गाड़ी में एक पूर्वी चंपारण जिले के निवासी मदन कुमार प्रसाद, जिनका घर पिपरा थाना अंतर्गत चकबारा बखरी पड़ता है, वहीं के निवासी हैं, वो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से 25 नवंबर 2023 को गाड़ी पकड़े और वे अपने घर नहीं पहुंच पाए। 26 नवंबर 2023 को सोशल मीडिया के माध्यम से उनके परिजनों को मालूम चला कि उनका डेड बॉडी उसी सवारी गाड़ी के बाथरूम से बरामद हुआ। तो जब ये लोग पहुंचे हैं रक्सौल रेल पुलिस के पास में, तो रक्सौल रेल पुलिस के द्वारा 10,000 रुपया भी लिया गया इनके परिजनों से, कुछ सादे कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिया गया
और उसके बाद में जो पोस्टमार्टम करा करके पहले से पुलिस उस लाश को रखे हुए था। हम लोगों ने काफ़ी माइन्यूटली पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जब स्टडी किया तो स्टडी करने के बाद में यह ज्ञात हुआ कि मदन कुमार प्रसाद की जो मृत्यु हुई है वह ब्लंट ऑब्जेक्ट से मृत्यु होना बताया गया। मतलब कि कोई सर पर मार करके इनको बाथरूम में फेंक दिया था, उसके बाद में पुलिस के द्वारा लाश को रिकवर किया गया था। सबसे ताज्जुब की बात है कि मृतक के गर्दन में सोने का हनुमान जी था, वो भी नहीं था। पॉकेट में 10-15-20 हज़ार रुपया के करीब भी था पैसा नगद, वो भी पैसा वगैरह नहीं था। परिजन नवंबर 2023 से ही आज जुलाई 2024 हो गया, लगातार दौड़ रहे हैं। अब तक रक्सौल रेल पुलिस के द्वारा FIR दर्ज नहीं किया गया। इस संबंध में मुजफ्फरपुर रेल SP को भी कई दफ़ा उन लोगों के द्वारा आवेदन वगैरह दिया गया और विभिन्न जगहों पर आवेदन इन लोगों ने दिया। थक हार करके इन लोगों ने मेरे माध्यम से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में 2 अलग अलग पिटीशन फाइल किए, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अब SSP मोतिहारी को इस पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया है। तब जाकर के अभी पुलिस प्रशासन में काफ़ी जो है सो खलबली मची हुई है। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस से लेकर के आपको मोतिहारी रेल पुलिस तक वह पूरा खलबली जो है सो चारों तरफ अब मचा हुआ है। तो अब हमारा यही कहना है कि रक्सौल रेल पुलिस इमीडिएट प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान चालू करे कि आखिर किन परिस्थिति में मदन कुमार प्रसाद की मृत्यु हुई है और कौन कौन लोग इस घटना में शामिल थे। इसकी जो है जांच होनी चाहिए, तब जाकर के मालूम चलेगा। SP मोतिहारी की जब रिपोर्ट आ जाता है तो आने के बाद में फिर हम लोग देखेंगे आगे, फिर जैसा होगा फिर हम लोग आयोग को खबर करेंगे। ABVP के 76वें स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय छात्र दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर महानगर के लंगट सिंह महाविद्यालय इकाई द्वारा राष्ट्र पुनर्निर्माण में छात्र युवाओं की भूमिका विषय पर संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विषय प्रवेश क्षेत्रीय छात्रा कार्य प्रमुख डॉक्टर ममता कुमारी ने कराते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना काल में घर में बैठी थी, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था, तब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने PPT किट पहनकर ऑक्सीमीटर और थर्मोगन लेकर समाज के बीच जाकर उनकी जांच और जागरूकता फैलाने का काम किया। ऐसी गतिविधि ABVP के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। वहीं बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने कहा कि आज ABVP विश्व की सबसे बड़ी एवं सबसे अनुशासित छात्र संगठन है। हमें याद है कि जब हम अपने विद्यार्थी जीवन में थे तब भी यही अनुशासन देखने को मिलता था और आज हम यहाँ बैठकर भी वही अनुशासन देख रहे हैं। परिषद ने अपने कार्यशैली से कभी समझौता नहीं किया। मौके पर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य केशरी नंदन शर्मा, लंगट सिंह कॉलेज इकाई अध्यक्ष सह कार्यक्रम संयोजक सुशांत सिंह, विभाग संयोजक दीपांकर गिरी, रणविजय नारायण सिंह, पुष्कर सिंह सहित परिषद से जुड़े सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे। आज विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 76वें स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा इसमें शिक्षक, पूर्व कार्यकर्ता जो भी हैं पूरे प्रदेश से जुटे हुए हैं। और आप जानते हैं कि विद्यार्थी परिषद हमेशा समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए चिंतित रहता है। सिर्फ शिक्षा और सिर्फ विद्यार्थी केंद्रित कार्यों के लिए नहीं तत्पर रहता है, बल्कि समाज और राष्ट्र जीवन की जो भी चुनौतियां हैं, सभी चुनौतियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला संगठन है। यही कारण है कि आज इन 75-76 वर्षों का जो इतिहास है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, वह इतिहास कहीं ना कहीं इस देश की चुनौतियों, इस समाज की चुनौतियों का भी इतिहास है। और जब जब भी समाज और राष्ट्र पर चुनौती आती है, विद्यार्थी परिषद बढ़ चढ़ करके हिस्सा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 76वां स्थापना दिवस है, जिसमें हमारे बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति जी आए हुए थे मुख्य अतिथि के तौर पे, और भी बहुत सारे अतिथि आए हुए थे। विद्यार्थी परिषद का 76वां स्थापना दिवस हम कैंपस में छात्रों के बीच, आम छात्रों के बीच ये बताना चाह रहे हैं कि आम छात्रों का राष्ट्र पुनर्निर्माण में क्या भूमिका है, हमारे राष्ट्र का जो निर्माण करना है उसमें क्या भूमिका है। हम इस चीज़ के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं जो विद्यार्थी परिषद सामाजिक समरसता को बताने के लिए सामाजिक अनुभूति जैसे कार्यक्रम चलाता है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए
महिलाओं को सशक्त करने के लिए मिशन साहसी जैसा कार्यक्रम चलाता है, दुर्गावती अभियान चलाता है और व्यक्तिगत रूप से छात्र छात्राएं खुद को सबल बनाएं, इसके लिए व्यक्तित्व विकास शिविर चलाता है। हम ये बताना चाह रहे हैं आम छात्रों को, समाज को, विद्यार्थी परिषद वो संगठन है जब समस्त देश, समस्त विश्व कोरोना काल में क्वारंटाइन हुआ था, उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों के लिए राहत का काम किए थे, दवाई देने का काम किए थे, भोजन पहुंचाने का काम किए थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी दिवस का 76वां स्थापना दिवस है। आज हम लोग विभिन्न तरह का कार्यक्रम करके स्थापना दिवस का समारोह मना रहे हैं एलएस कॉलेज में, और आज सभी विद्यार्थी परिषद में सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। रसोइयों को 10,000 मासिक मानदेय देने, साल में 10 महीनों के बजाय 12 महीनों के मानदेय का भुगतान करने, मध्याह्न भोजन योजना से एनजीओ को अलग करने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एक्टू के बैनर के तत्वाधान में मुजफ्फरपुर समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर रसोइयों ने एक दिवस धरना दिया। रसोइयों ने कहा कि पूरे बिहार में आज अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना रखा गया है। अगर मांगों को राज्य एवं केंद्र सरकार नहीं मानती है तो आगे लंबा लड़ाई लड़ने को तैयार है। रसोइयों की कई मांगें वर्षों से पड़ी हुई हैं। बिहार सरकार न्यूनतम मजदूरी से कम पर 1650 पर उनसे काम करवा रही है। केंद्र सरकार भी अपना अनुदान नहीं बढ़ा रही है। इसी के खिलाफ हम लोगों का ये प्रदर्शन पूरे बिहार में है। हम लोगों की ये मांग है कि सरकार को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और तब तक न्यूनतम 10,000 रुपया मासिक मानदेय दिया जाए। एनजीओ को मध्याह्न भोजन योजना से अलग किया जाए। इन्हें स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए। मातृत्व अवकाश दिया जाए। इनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। झाड़ू लगाना और दूसरे काम से इन्हें अलग किया जाए। रसोइयों की बहाली छात्रों के अनुपात में की जाए और इसमें रिटायर और जिनके घर के लोग मर गए हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। दूसरे प्रदेशों में भी जो है उस सीमा को देखते हुए बिहार के रसोइयों को तत्काल इन्हें अच्छी मात्रा में राशि दी जाए, इन्हें मानदेय दिया जाए। आप लोग लगातार इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन मांग पूरा नहीं हो रहा है। ये सरकार केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, मजदूर विरोधी सरकार है। रसोइया समाज के निचले हिस्से के लोग हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि बिहार और दिल्ली की सरकार समाज के निचले हिस्से के लोगों के आवाज़ को बिल्कुल नहीं सुनती है, कारपोरेट घरानों के पक्ष में काम कर रही है। इसलिए लंबी लड़ाई है इस सरकार के खिलाफ। बड़ी गोलबंदी के जरिए ही हम सरकार को झुका पाएंगे और तब रसोइयों की मांग अन्य मेहनत कश लोगों की मांग के साथ स्वीकार की जाएगी। मुजफ्फरपुर के नए परिवहन पदाधिकारी कुमार सत्येंद्र यादव ने प्रभार ग्रहण किया है। निवर्तमान डीटीओ सुशील कुमार ने उन्हें प्रभार सौंपा। इस अवसर पर एडीटीओ राजू कुमार एवं एमवीआई राकेश रंजन भी मौजूद रहे। डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने कहा कि वाहन मालिकों की सुविधा प्राथमिकता है। जल्द ही सभी ऑपरेटरों एवं कर्मियों के बीच काम का बंटवारा किया जाएगा। फिलहाल श्रावणी मेला उनकी प्राथमिकता है। डीटीओ हमारा ट्रैफिक सिस्टम और जो हमारा सरकार का परिवहन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जाए, रोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सीडेंट को कैसे कम से कम मिनिमाइज़ किया जाए, और अभी जो श्रावणी मेला आने वाला है उसमें हमारा ट्रैफिक सिस्टम थ्रू आउट द मंथ कैसे ठीक रहे, उस चीज़ पे हमारा भी फोकस रहेगा। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से जो लोगों को सुविधाएं मिलती है परिवहन से संबंधित, उसको लोगों को सही समय पे उसको सुविधा मिले, उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इस चीज़ों पे हमारा फोकस है। बिचौलियों की यहाँ पे खास करके देखी जाती है कि बिचौलियों का हब बना हुआ है। ऐसे में जो है डीएल वगैरह लोगों को खास करके गरीब तबके के लोग जो इसमें आते हैं उन लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना लोक सेवा के तहत ये सुविधा दी जाती है। इसमें बिचौलिया वगैरह का कोई रोल नहीं होना चाहिए। और अभी तो मेरे द्वारा सारा सिस्टम ऑनलाइन है, लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग खुद से अप्लाई करेंगे, खुद से उनको सुविधा दी जाएगी। डीएल वगैरह या आरसी वगैरह जो लंबित है उन लोगों को क्या कुछ जो लंबित है उसमें अब क्योंकि सारे ऑपरेटर का ट्रांसफर वगैरह हो गया है, सबका लॉगिन आईडी बंद है। अब हम आए हैं यहाँ से, लोगों के बीच में काज का बंटवारा किया जाएगा और लॉगिन आईडी हम लोग ओपन करने के लिए डिपार्टमेंट को देंगे, उसके बाद से काम स्टार्ट हो जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था जो है शहर में काफ़ी रहता है, ऐसे में इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा सर? इसमें हम यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है, जो ट्रैफिक डीएसपी होते हैं, उनके साथ सहयोग करके हम लोग देखेंगे इसको,
से इसको ठीक किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।